आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो कहानी है वो एक जुनून की है। ये कहानी जॉर्ज नाम के एक युवा सिलिकॉन वैली इन्वेंटर की है, जो कॉलेज में सुनी एक किंवदंती का पीछा करते हुए सीधा अमेज़न के घने जंगलों में पहुंच जाता है। और ये कोई आम किंवदंती नहीं है। ये एक ऐसी प्राचीन महिला जनजाति के बारे में है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बेहद खूबसूरत और यौन रूप से अतृप्त हैं। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कॉलेज पार्टी में सुनी गई कहानी कैसे एक जुनून में बदल गई। और सबसे जरूरी कि जब डिजिटल युग में बनी एक कल्पना का सामना आदिम हकीकत से होता है तो होता क्या है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। लेकिन शुरुआत जंगल से नहीं, बल्कि उस जगह से करते हैं जहां ये जुनून पैदा हुआ था। कहानी की शुरुआत में जॉर्ज का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक है। वो जंगल में घुसता है और खुशी से सीटी बजा रहा है। हाँ, उसे लग रहा है कि उसका 6 साल पुराना सपना अब सच हो रहा है। लेकिन ये सपना किसी महान खोज या साहसिक काम से नहीं जन्मा था, है ना? इसकी शुरुआत तो एक बहुत ही आम सी जगह पर हुई थी। बिल्कुल। इसकी जड़ें एक फ्रैट पार्टी में हैं। 19 साल का जॉर्ज और वहां एक सीनियर एक कहानी सुना रहा है। अमेज़न की एक रहस्यमयी जनजाति की कहानी। हाँ, जिसमें सिर्फ औरतें हैं। और कहानी सुनाने वाला उनके सुडौल और रसीले शरीर का जिक्र ऐसे करता है जैसे वो किसी जन्नत की बात कर रहा हो। यहां तक तो ये काम लड़कों वाली बात लगती है। लेकिन फिर कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। सीनियर कहता है कि वहां जाने वाले बहुत कम लोग ही वापस आ पाते हैं, और जो वापस आते हैं वे खुशकिस्मत होते हैं। और वो अफवाह कि ये अमेज़नी महिलाएं किसी भी पुरुष को जिंदा नहीं जाने देती, सिवाय जंगली जानवरों के भोजन के लिए बॉडी बैग में। यहीं पर कुछ दिलचस्प होता है। हाँ, और यही इस कहानी का क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर पॉइंट है। जहां बाकी लड़के ये सुनकर डर जाते हैं, उनके चेहरे पर एक निराशा सी छा जाती है। हाँ, वही जॉर्ज के लिए ये एक चैलेंज बन जाता है। दूसरों का डर उसके इरादे को और मजबूत कर देता है। तो ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी। मुझे लगता है ये बहादुरी से ज्यादा एक तरह का अहंकार था। वो सिलिकॉन वैली वाला कैन डू एटीट्यूड। ये सोचना कि मैं किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता हूं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या जंगल का कोई अनसुलझा रहस्य। ये एक बेहतरीन एंगल है। तो उसके लिए खतरा कोई रुकावट नहीं, बल्कि उस अनुभव का एक जरूरी हिस्सा था। बिल्कुल। और उसी पल उसने कसम खाई कि वो अपने 25वें जन्मदिन से पहले इस जनजाति को ढूंढेगा। यहाँ से उसकी 6 साल की तैयारी शुरू होती है। और हमें इस तैयारी शब्द को बहुत ध्यान से देखना होगा। उसने अपने सिलिकॉन वैली के अपार्टमेंट से, जहां वो एक सफल ऐप का को इन्वेंटर था, इंटरनेट पर अमेज़न के बारे में सब कुछ खंगाल डाला। ब्लॉग पोस्ट, यूट्यूब वीडियोस, सैटेलाइट मैप्स। कागज पर तो वो एक एक्सपर्ट बन गया था। लेकिन सवाल ये है, क्या वो वाकई जंगल के लिए तैयारी कर रहा था, या फिर अपनी कल्पना को और मजबूत करने के लिए सबूत जुटा रहा था? सही पकड़ा। एक कॉन्सेप्ट है ना, कन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय को सही साबित करे। आपने बिल्कुल सही बात कही। वो असलियत की तैयारी नहीं कर रहा था, वो अपनी कल्पना को सच साबित करने वाले पिक्सल और कहानियां इकट्ठा कर रहा था। उसने पेड़ों और जानवरों के नाम रट लिए, लेकिन उसने जंगल के अकेलेपन, उसके डर और उसकी शारीरिक चुनौतियों को कभी महसूस नहीं किया। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलकर खुद को असली सैनिक मान ले। बिल्कुल। उसने अपने दिमाग में जंगल का एक नक्शा नहीं, बल्कि एक वीडियो गेम का लेवल बना लिया था। और इसका असर उसकी असल जिंदगी पर भी पड़ रहा था। कहानी में जिक्र है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स शुरू में उसकी इस दीवानगी से आकर्षित होती थी। हाँ, एक एडवेंचर की तरह दिखती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसका असली मकसद सिर्फ जनजाति को खोजना नहीं, बल्कि उन महिलाओं के साथ एक तरह का यौन अनुष्ठान करना था, तो वे पीछे हट गईं। जाहिर है, ये कोई साहसिक यात्रा नहीं थी। ये एक बहुत ही खास और परेशान करने वाली यौन कल्पना थी। सही कहा। वो एक ऐसी दुनिया से भाग रहा था जो बहुत ज्यादा डिजिटल, व्यवस्थित और शायद थोड़ी बोरिंग थी। अमेज़न उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति थी। एक ऐसी जगह जहां कोई नियम नहीं, कोई कोड नहीं, सिर्फ आदिम इच्छाएं हैं। और अपने 25वें जन्मदिन से ठीक पहले वो इस डिजिटल सपने को हकीकत में बदलने निकल पड़ा। तो ये डिजिटल एक्सपर्ट जंगल में उतरता है, मन में एक नक्शा लिए जिसे उसने कभी असल में देखा नहीं। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है, वो कॉन्फिडेंस से भरा है, लेकिन फिर हकीकत अपना रंग दिखाना शुरू करती है। और यहीं पर उसकी कल्पना और कठोर यथार्थ का टकराव शुरू होता है।
YouTube वीडियो आपको ये नहीं बता सकते कि लगातार नमी में घंटों चलने पर आपके पैरों में कैसा दर्द होता है। सही बात है। ब्लॉग पोस्ट्स आपको ये महसूस नहीं करा सकते कि जब सूरज की रोशनी घने पेड़ों के कारण जमीन तक नहीं पहुंचती तो कैसा घुटन भरा अंधेरा होता है। उसकी टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगती है और साथ ही उसका शारीरिक और मानसिक बल भी। हाँ, उसका शरीर जवाब देने लगता है। घंटों चलने के बाद उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने एक दिन में 2 मैराथन दौड़ लिए हों। उसका बैकपैक जो पहले हल्का लग रहा था अब भारी लगने लगता है। और वो डिजिटल मैप जो उसके दिमाग में था अब धुंधला पड़ रहा है। थक कर वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। ये उसकी तैयारी की पहली और सबसे बड़ी हार थी। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। वो नींद से जागता है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अंधेरे में उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जो किसी जानवर के लिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थीं। हाँ, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शक्तिशाली बाहों ने उसे पकड़ लिया। उसकी गर्दन में एक तेज चुभन हुई और अंधेरा छा गया। ये कहानी में एक जबरदस्त पलटा हुआ है। बिल्कुल। यहाँ शक्ति का संतुलन वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब तक जॉर्ज सब्जेक्ट था, खोजकर्ता, प्लानर, कहानी का हीरो, और अब वो एक ऑब्जेक्ट बन गया है। हाँ, उसकी इच्छा, उसकी तैयारी, उसका डिजिटल ज्ञान, सब कुछ मतलब बेकार हो जाता है। ये इंटरनेट पर मिली जानकारी और असल दुनिया के अनुभव के बीच की खाई को दिखाता है। बिल्कुल। आप दुनिया के सबसे अच्छे तैराक के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरते आपको कुछ नहीं पता। जॉर्ज जब पानी में था और डूब रहा था। जब जॉर्ज की आंख खुलती है तो वो अपनी कल्पना के केंद्र में होता है, लेकिन ये किसी सपने जैसा नहीं बल्कि एक बुरे सपने जैसा है। वो पूरी तरह से नग्न है, उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हैं और उसे 2 पेड़ों के बीच लटकाया गया है, जैसे कबाब में लगा हुआ मांस नंद का मिश्रण है। हाँ, उसे रस्सियों का दर्द है जो उसकी कलाइयों और टखनों में चुभ रही हैं, लेकिन साथ ही वो अपने जीवन के सबसे बड़े जुनून को अपनी आंखों के सामने देख रहा है। और ये दृश्य उसकी कल्पना से भी ज्यादा जीवंत है। मशालों की रोशनी में कुछ औरतें एक दूसरे को चूम रही हैं, कुछ खुद को उत्तेजित कर रही हैं। ये एक आदिम और अनियंत्रित दृश्य है और जॉर्ज का शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध इस पर प्रतिक्रिया करने लगता है। यहीं पे कहानी जो मेल गेज का कॉन्सेप्ट है ना, उसे पूरी तरह से पलट देती है। सही कहा। जॉर्ज हमेशा से इस अनुभव का उपभोक्ता बनना चाहता था, देखने वाला, अनुभव करने वाला। हाँ, लेकिन अब वो खुद उपभोक्ती वस्तु बन गया है। उसे देखा जा रहा है, उसकी प्रतिक्रियाओं को परखा जा रहा है। जब एक महिला उसके साथ ओरल सेक्स करना शुरू करती है तो उसका शरीर उत्तेजित हो जाता है, जबकि उसका दिमाग बुटर उसे चिल्ला रहा है। वो चिल्लाता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वे उसकी भाषा नहीं समझते। और सबसे भयानक बात यह है कि वे उसकी घबराहट को उत्तेजना समझ लेती हैं। उसकी आंखों में डर को वे यौन इच्छा मान लेती हैं। शक्ति का संतुलन इससे ज्यादा और क्या उलट सकता है। वो खोजकर्ता से एक खिलौना बन गया है। उसकी एजेंसी, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी करने की क्षमता, वो पूरी तरह से छीन ली गई है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज का कोई मतलब नहीं। वो एक ऐसी स्थिति में है जहां उसके शरीर की प्रतिक्रियाएं ही उसकी भाषा बन गई हैं और वे प्रतिक्रियाएं उसे धोखा दे रही हैं। स्थिति और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है जब वो अभी भी लटका हुआ है। एक महिला उसके साथ संभोग करती है। कहानी में वर्णन है कि वो अपने कूल्हों को ऐसे घुमाती है जैसे वो नाच रही हो और जॉर्ज का लिंग संगीत हो। दर्द और बेबसी के बावजूद उसका शरीर चरम पर पहुंच जाता है। उस एक पल के लिए उसका दर्द, डर, सब कुछ गायब हो जाता है। यह शायद उसके पुराने स्व की मृत्यु का क्षण है। हाँ, वो जॉर्ज जो सिलिकॉन वैली से आया था, जो कंट्रोल और प्लानिंग में विश्वास करता था, वो उस चरम सुख और बेबसी के अनुभव में कहीं खो जाता है। बिल्कुल। इसके बाद जो होता है वो एक नए जॉर्ज की कहानी है। दृश्य बदलता है। जॉर्ज को कुछ पिलाया जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक झोपड़ी में एक चटाई पर लेटा हुआ है। वो अब बंधा हुआ नहीं है, लेकिन एक साथ 4 महिलाओं से घिरा हुआ है और यहाँ उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। ये कहानी का सबसे अस्पष्ट और मनोवैज्ञानिक रूप से दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। अब वो विरोध नहीं कर रहा, वो इस काम में पूरी तरह से शामिल हो गया है। एक महिला उसके चेहरे पर है, दूसरी उसके लिंग पर, और वो अपनी उंगलियों से 2 और महिलाओं को संतुष्ट कर रहा है। वो अब लाचार नहीं है बल्कि एक एक्टिव भागीदार है। हाँ, और उसकी भाषा भी बदल गई है। वो अब मदद के लिए नहीं चिल्ला रहा बल्कि उन्हें और उकसा रहा है। तो सवाल ये उठता है
कि ये क्या है? क्या उसने स्थिति को स्वीकार कर लिया है? क्या ये जिंदा रहने की कोई रणनीति है? मतलब स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा कुछ? हो सकता है। या फिर ये कुछ और है? क्या ये उसके जुनून की अंतिम और पूर्ण संतुष्टि है, जहां उसने खुद को पूरी तरह से उस अनुभव के हवाले कर दिया है? ये भी मुमकिन है। शायद वो इस नतीजे पर पहुंच गया है कि अगर वो इस हकीकत को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्यों ना इसमें पूरी तरह से डूब जाए। हो सकता है कि उसने अपनी पुरानी पहचान, अपने अहंकार, सबको त्याग दिया हो। ये संभव है। वो अब उस जॉर्ज की तरह व्यवहार नहीं कर रहा जो एक प्लान के साथ आया था। वो उस माहौल का एक हिस्सा बन गया है। हाँ, कहानी के अंत में वो उन सभी महिलाओं को एक साथ चरमोत्कर्ष पर ले जाता है। वो अब कैदी नहीं बल्कि उस अनुष्ठान का केंद्र बन गया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। शायद उसकी असल कल्पना सिर्फ उन महिलाओं के साथ सोना नहीं थी, बल्कि अपनी उस कंट्रोल्ड डिजिटल जिंदगी से पूरी तरह मुक्त हो जाना थी। और इस भयानक तरीके से ही सही उसे वो आजादी मिल गई। उसने कंट्रोल खो दिया, लेकिन शायद उसे एक अलग तरह की मुक्ति का अनुभव हुआ। तो जॉर्ज की यात्रा एक कॉलेज की कहानी से शुरू होकर एक ऐसी हकीकत पर खत्म होती है जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तीव्र और जटिल थी। उसने जो खोजा वो उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन इसकी कीमत उसने अपनी स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपने नियंत्रण से चुकाई। ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जब कोई जुनून या कल्पना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो हकीकत पर हावी हो जाए, तो क्या उस कल्पना का पीछा करने वाला व्यक्ति खुद उस कल्पना में विलीन नहीं हो जाता? जब कोई अपनी कल्पना को इतनी शिद्दत से खोजता है, तो क्या वो अपनी पहचान खोकर खुद ही कल्पना का एक हिस्सा बन जाता है? हाँ, किस मोड़ पर एक सपने का पीछा करने वाला खुद सपना बन जाता है।